हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का एमसीक्यू असर्शन रीजन के बाद केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस में। किसके? एसिड बेस एंड सॉल्ट के। आप लोगों ने सुना एमसीक्यू एंड असर्शन रीजन। इससे पहले ऑलरेडी 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं इस चैप्टर की, जिसमें हम लोगों ने एमसीक्यूज असर्शन रीजंस ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, वीडियो डाल दिया है। और ये सिर्फ साइंस के साथ नहीं, ये मैथ्स और एसएससी दोनों के साथ हो रहा है। हर एक चैप्टर के असर्शन रीजंस, एमसीक्यूज एंड केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चन हम लोग अपलोड कर रहे हैं। बच्चों, आप लोगों ने नहीं देखा है, चाहते हो उन क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि वो नए पैटर्न पर है। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को हम लोगों ने प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है। फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस एसिड बेस एंड सॉल्ट के। चलिए शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में एसिड बेस और सॉल्ट जो अपना चैप्टर है, इसके अंदर हम जो है कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी इसके अंदर हम केस स्टडी वाले क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने सबसे पहली केस स्टडी आती है, केस स्टडी नंबर 1। क्या कहती है? केस स्टडी का मतलब क्या होता है मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि केस स्टडी में आपको एक पर्टिकुलर पैराग्राफ देगा, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद आपसे वो कुछ क्वेश्चंस करेगा, आपको उस क्वेश्चंस का आंसर करना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस है। चलिए पढ़ते हैं पैराग्राफ को। क्या क्या लिखा है? सबसे पहले रीड द फॉलोइंग एंड आंसर मैनी 4 क्वेश्चंस। 1 से लेके 5 तक कोई भी क्वेश्चन कीजिए, 4। ठीक है, क्या कह रहा है? अ गर्ल मीट विद एन एक्सीडेंट, मतलब एक लड़की है जिसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, और उसका जो लेग है वो क्या हो गया? फ्रैक्चर्ड हो गया। तो वो ऑर्थोपेडिक्स के पास गई, यानी जो हड्डियों का डॉक्टर होता है उसके पास गई वो। तो डॉक्टर ने उसे क्या कहा? ट्रीटमेंट के लिए गई है वो। तो एग्जामिन करने पर, मतलब डॉक्टर ने उसे देखा, अच्छा है उसका प्रॉब्लम है, तो उसके बाद डॉक्टर ने मिक्स करा व्हाइट पाउडर को किसके अंदर? वाटर के अंदर, और अप्लाई कर दिया उसके पैरों पर विद द कॉटन एंड गोइज, मतलब कॉटन लगाकर उसे अच्छे से प्लास्टर कर दिया, जिसे हम प्लास्टर बोलते हैं आम भाषा में। तो आफ्टर वाइल, कुछ समय बाद वो क्या हो गया? व्हाइट पाउडर जो है वो सॉलिड और हार्ड मास का हो गया, मतलब सॉलिड हो गया, हार्ड हो गया, वो हार्ड फॉर्मेशन हो गया उसका, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है। ये बच्ची है कोई, इसका जो ये व्हाइट कलर का प्लास्टर बोलते हैं, ये क्या होता है? हार्ड होता है। आपने देखा भी होगा जनरली, कभी किसी का हाथ या पैर जो है फ्रैक्चर हो जाता है तो उसके ऊपर डॉक्टर प्लास्टर करता है, तो वो व्हाइट प्लास्टर, उसी की बात हो रही है यहाँ पर। क्या कहते हैं फिर? ही सेड दैट इट वुड सपोर्ट, मतलब डॉक्टर ने क्या कहा लगाने के बाद कि ये जो मैंने लगाया है प्लास्टर, ये आपको सपोर्ट करेगा आपकी फ्रैक्चर्ड बोन को राइट पोजीशन में रहने के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। क्लियर है बच्चा? चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ। क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं देखते हैं। तो इसके ऊपर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आफ्टर ट्रीटमेंट द डॉक्टर रीपैक्ड द व्हाइट पाउडर बैक इनटू मॉइस्चर प्रूफ एयर टाइट कंटेनर। ऐसा क्यों करा? मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में डॉक्टर ने अपना वो पाउडर है उसको पैक्ड क्यों कर लिया? क्यों कर लिया? क्योंकि यदि वो मॉइस्चर के साथ रिएक्ट कर जाता, रिएक्ट करने के बाद वो एक हार्ड मास बन जाता। क्या करा था डॉक्टर ने? उसके जब लेग पर अप्लाई कर रहे थे तब उसे वाटर के साथ रिएक्ट कराया था और लगाया था उसके पैरों पर। लेकिन यदि वो पहले ही मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करेगा तो वो ऑलरेडी हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा। यदि हार्ड सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा तो उसको डॉक्टर अगेन यूज नहीं कर पाएंगे। तो वाटर से बचाने के लिए, मॉइस्चर से बचाने के लिए उन्होंने क्या करा? उसे पैक कर दिया। क्यों? क्योंकि द फंगस ग्रोथ विल अकर इन ओपन, नहीं, फंगस को ग्रोथ का कोई रिलेशन नहीं है। दूसरा, द पाउडर वुड रिएक्ट टू मॉइस्चर एंड टर्न्स इनटू सॉलिड मास, तो जो आपका बी ऑप्शन है वही सही हो गया। तीसरा क्या है? विल रिएक्ट विद द पाउडर विल रिएक्ट टू सनलाइट एंड टर्न्स इनटू सॉलिड मास, सनलाइट के साथ नहीं भाई, वाटर के साथ यानी मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो सॉलिड मास बनता है। अगला क्या है? लास्ट वाला ऑप्शन, टू प्रिवेंट द स्टीलिंग ऑफ द पाउडर एज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, मतलब चोरी होने से बचाने के लिए। नहीं, इसका सिर्फ यही कारण है ताकि वो रिएक्ट कर हार्ड सब्सटेंस या हार्ड सॉलिड या सॉलिड मास ना बना ले। तो इसके कारण उन्होंने क्या करा? उसे अच्छे से पैक कर दिया। तो इसलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है इसके अंदर ही कि व्हाट इज व्हाइट सॉलिड हार्ड मास। जो ये व्हाइट सॉलिड हार्ड मास है इसे क्या कहते हैं? इसे टैल्कम पाउडर कहते हैं,
पेरिस ऑफ प्लास्टर कहते हैं या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं, तो इसे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं या कॉपर सल्फेट कहते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसे कहा जाता है। जनरली आमतौर पर इसे पीओपी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर है? चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ शोज द पोरोसिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ प्लास्टर विद रेस्पेक्ट टू वाटर कंटेंट। यानी वाटर और प्लास्टर का रेशो दिया है, उसके अंदर जैसे जैसे प्लास्टर का रेशो घटेगा तो ये कर्व ऐसे घट रहा है और ऐसे एक्सपेंड हो रहा है। यदि वाटर का कर्व बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन होने लग रहा है। तो हमें ये बताना है कि किस टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है वो अकर होगी। कौन से टेम्परेचर पर रिएक्शन अकर होगी? ये हमें पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर होती है। किस पर? 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 373 केल्विन पर होती है। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आंसर इसका, इसलिए। ठीक है बच्चों, क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द रिएक्शन इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ व्हाइट मास। जो व्हाइट मास बनता है उस रिएक्शन को क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। होता क्या है? CaSO4 डॉट हाफ H2O है जो, वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है 3/2 H2O वाटर के साथ, और क्या बना लेता है? CaSO4 डॉट 2 H2O का फॉर्मेशन करने लगता है, जो क्या होता है? जिप्सम होता है। और ये क्या था? पीओपी था। तो पीओपी वाटर के साथ रिएक्ट करके जिप्सम बना लेता है, और इसे हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्यों? क्योंकि वाटर इसके अंदर ऐड हो रहा है, तो क्रिस्टलाइजेशन होने लग रहा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? स्टडी द फॉलोइंग रिएक्शन एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। ये रिएक्शन हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है? CaSO4 डॉट हाफ H2O कंबाइन हो रहा है 3/2 H2O के साथ, और ये एरो होगा बेटा, यहाँ पे इसकी जगह एरो होगा। CaSO4 डॉट 2 H2O का फॉर्मेशन होने लग रहा है। तो ये जो CaSO4 डॉट हाफ H2 है, इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और जो ये CaSO4 डॉट 2 H2O बना, इसे बोलते हैं जिप्सम। क्या बोलते हैं? जिप्सम। इसे जिप्सम बोलते हैं, और इसे बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, क्योंकि रिएक्टेंट ये है और प्रोडक्ट ये है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। क्लियर है बच्चा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है दूसरी केस स्टडी आती है। ठीक है, दूसरी केस स्टडी की बात करते हैं। चलिए, दूसरी केस स्टडी क्या कहती है कि अजय वांटेड हिज हाउस टू बी व्हाइट वॉश्ड। अजय कोई व्यक्ति है या बालक हो सकता है, वो अपने घर को क्या चाहता है कि उसका घर को हम व्हाइट वॉश्ड करवा ले। वो व्हाइट वॉश मतलब पेंट करवाते हैं ना, जनरली लोग व्हाइट वॉश करवाते हैं एक तरीके से, वो व्हाइट वॉश करवाना चाहता है। तो वो क्या करता है? वो 10 किलो क्विक लाइम ले आता है अपने घर में फ्रॉम दी मार्केट से। वो 10 किलो क्विक लाइम ले आया। उसके बाद सारा 10 किलो मिलाने से पहले उसने एक बीकर लिया और उसके अंदर छोटी क्वांटिटी क्विक लाइम की मिला दी। मतलब एक बीकर लिया, उसके अंदर छोटी क्वांटिटी क्विक लाइम की ऐड कर दी उसने, और कुछ पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करने के बाद वो क्या देखता है कि जो वाटर है वो बॉयल होने लगा। क्या होने लगा? बॉयल होने लगा। इवन व्हेन इट इज वाज नॉट बीइंग हीटेड, जब उसे हीट भी नहीं किया तब भी जो है वाटर वो बॉयल होने लगा। एंड ही टच दी बीकर केयरफुली, उसने बीकर को फिर बहुत आराम से छुआ। भाई गर्म हो रहा है, खोलने लगा है वो पानी एक तरीके से, तो उसे टच करेगा तो वो ध्यान से टच कर रहा है, तो बीकर उसे क्या लगा? क्वाइट हॉट, मतलब बहुत ज्यादा गर्म महसूस हुआ। तो ये केस स्टडी है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या क्वेश्चन पूछे गए आपसे? क्या क्वेश्चन है पहला? व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन वाटर इज एडेड टू क्विक लाइम। क्विक लाइम क्या है? CaO। इसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? वाटर। तो क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, यानी CaOH का होल ट्वाइस का फॉर्मेशन होगा जब CaO यानी क्विक लाइम के अंदर हम वाटर को ऐड करेंगे, तो CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। क्लियर है? तो इसलिए आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज,
नेचर जो प्रोडक्ट क्या बनाता, CaOH का होल ट्वाइस बनाता। ये क्या है, बेस है, यानी बेसिक हो गई। क्या हो गई, बेसिक। क्या हो गई, बेसिक हो गई इसकी। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर है, COH का होल ट्वाइस है, OH निगेटिव देगा यदि वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो यह क्या हो गया, बेसिक हो गया। बेसिक हो गया तो आंसर भी बेसिक हो गया। आंसर में क्या हो गया, बेसिक हो गया। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द केमिकल रिएक्शन बिटवीन क्विकलाइम एंड वाटर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। तो टेम्परेचर का चेंज की वजह से। क्यों, क्योंकि हमने देखा ना बीकर जो है वो क्या होने लगा भाई, केस स्टडी क्या कह रही है, बीकर गेटिंग हॉट, बीकर गर्म होने लगा। गर्म होने लगा इसका मतलब टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हो रहा है, यानी टेम्परेचर चेंज हो रहा है जब रिएक्शन हो रही है। तो इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। चेंज इन कलर ऑफ द प्रोडक्ट, नहीं भाई पहले भी व्हाइट होता है वो बाद में भी व्हाइट रहता है। फॉर्मेशन ऑफ स्लेक्ट लाइम प्रेसिपिटेट, स्लेक्ट लाइम का प्रेसिपिटेट नहीं बनता, हीट रिलीज होती है। इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस भी रिलीज नहीं। तो ऑप्शन सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। क्या हो गया, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट द अबव रिएक्शन बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन। मतलब जो आपने ऑब्जर्व करा है उसके बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है वो बताइए। क्या पहला क्या है, इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। भाई हीट हो रही है रिलीज, हीट जब रिलीज होती है उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक। क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो होती है उसे बोलते हैं कब, जब हीट जो है वो रिलीज हो रही हो। और यहाँ पे हीट ही रिलीज हो रही है भाई, पानी गर्म हो रहा है, खोल जा रहा है रिएक्ट करने के बाद, तो क्या हो रहा है, मतलब हीट रिलीज हो रही है। तो एंडोथर्मिक तो नहीं हो सकती, एक्सोथर्मिक हाँ बिल्कुल सही है, सेकंड बात। तीसरी बात, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। बन क्या रहा है, COH का होल ट्वाइस बन रहा है, ये क्या है, बेसिक है। अब ये जो बेसिक है यदि, तो pH इसका मतलब 7 से ज्यादा होगी, सॉल्यूशन की pH क्या हो जाएगी, 7 से ज्यादा हो जाएगी। तो इसका मतलब द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। अगला क्या कह रहा है, द pH ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7, ये गलत है। तो दूसरा और तीसरा किसमें सही है, दूसरा चौथा है, दूसरा तीसरा इसमें है, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर इसका बी हो जाएगा। क्लियर एकदम, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारे पास। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट क्या हो, एब्जॉर्ब्ड हो, और हमें बताना है कौन इसमें से एंडोथर्मिक नहीं है। पहले वाली क्या हो रही है, CaCO3 CaO प्लस CO2 में डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगी भाई, हीट चाहिए जब भी तो डिकम्पोज होगा, तो ये तो एंडोथर्मिक हो गई। एंडोथर्मिक हमें नहीं बतानी, तो ये वाला आंसर नहीं होगा। दूसरी बात, H2O H2 प्लस O2 बना रहा है, ये भी क्या हो रही है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगेन हीट चाहिए, हीट चाहिए, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। तीसरा, 6CO2 प्लस 6H2O क्या बना रहा है, ग्लूकोज प्लस O2, ग्लूकोज और O2 बना रहा है, ये भी बेटा एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, एंडोथर्मिक है, तो ये भी आंसर नहीं है। लास्ट वाली रिएक्शन क्या है, यहाँ पे ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और H2O बना रहा है, और साथ में यहाँ पे हीट रिलीज होती है जो कि ATP होती है। भाई क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके CO2 बनाता है और H2O बनाता है, और जो हीट रिलीज होती है, इसी हीट की वजह से ही तो हम क्या करते हैं, अपने रोजमर्रा के काम कर पाते हैं। फूड से एनर्जी हमें कैसे मिलती है, ये वही तो रिएक्शन है कि ग्लूकोज है, O2 के साथ रिएक्ट करेगा, CO2 प्लस H2O बनेगा, और साथ ही साथ ATP का फॉर्मेशन होगा, यानी एनर्जी का फॉर्मेशन होगा। तो ये क्या हो गई, एनर्जी जो है वो रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है। यदि एक्सोथर्मिक है इसका मतलब एंडोथर्मिक नहीं है, एंडोथर्मिक नहीं है तो आंसर ये है। क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन होंगे, इसका आंसर हो जाएगा डी। क्लियर बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी केस स्टडी की बात करते हैं। थर्ड केस स्टडी है अपने पास, क्या कह रही है थर्ड केस स्टडी, Whenever a solution has pH less than 7, जब भी किसी भी सॉल्यूशन की pH 7 से कम होगी तो क्या होगा, एसिडिक होगा, इट विल बी एन एसिडिक सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि हमारे पास सॉल्यूशन है जिसकी pH 4 है, तो वो ज्यादा एसिडिक इन नेचर होगा,
और इट विल बी एन एसिड, वो एसिड होगा। अब प्लीज नोट दैट मोर एसिडिक सॉल्यूशन इज द लोअर बीट्स पीएच, मतलब जितना ज्यादा एसिडिक सॉल्यूशन होगा उतनी लोअर उसकी पीएच होगी। क्यों? पीएच 7 से कम होती है, तो जितनी ज्यादा पीएच घटती है उतनी ज्यादा एसिडिटी बढ़ती है, तो हमें वैसे भी पता है, और स्टेटमेंट भी यही कह रहा है। फॉर एग्जाम्पल अ सॉल्यूशन ऑफ पीएच 1 इज मच मोर एसिडिक देन अनदर सॉल्यूशन ऑफ पीएच 4। In other words, a solution of pH 1 will be much more stronger acid than another acid having pH 4। जैसे फिगर में देखो, ये क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो इसकी pH 1 है। देखो स्ट्रॉन्ग बंदा दिखा रखा है यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए, स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब pH 1 है तो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्या है? pH 4 है। अब pH 4 है तो इसका मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपैरिजन में लेस एसिडिक है, यानी एसिडिक एसिड की सॉल्यूशन की बात हो रही है, यानी वीक एसिड की बात हो रही है। pH 4 हो गई। आदमी भी कैसे दिखा रखा है? कमजोर, यानी वीक दिखा रखा है। एक तरीके से दिखाने के लिए बता रखा है कि pH जिसकी 1 है वो स्ट्रॉन्ग है, pH जिसकी 4 है वो वीक है, इस तरीके से। आगे क्या कहते हैं? द सॉल्यूशन हैविंग pH 0, 1, 2 एंड 3 आर यूजुअली कंसिडर्ड टू बी स्ट्रॉन्ग एसिड। मतलब जो सॉल्यूशन जिनकी pH 0, 1, 2, 3 होती है उन्हें जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड समझा जाता है, और जिनकी pH 4, 5, 6 होती है उन्हें जनरली वीक एसिड समझा जाता है। तो इट इज क्लियर दैट द एसिडिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज रिलेटेड टू इट्स pH। मतलब जो एसिडिटी है किसी भी सब्सटेंस की वो उसकी pH से संबंध रखती है। यदि pH बहुत ज्यादा लो है तो इसका मतलब बहुत ज्यादा एसिडिक है, यदि pH थोड़ी हाई है तो इसका मतलब वो लेस एसिडिक है। क्लियर है? अगला क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिडिक सब्सटेंस हैव अ वेरी लो pH, इनफैक्ट लोअर देन द pH द स्ट्रॉन्गर द एसिड। मतलब जितनी कम pH होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होने वाला है। क्लियर है? तो चलिए इसके ऊपर देखते हैं कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं? क्या कह रहा है? अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कैसा सॉल्यूशन है? बेसिक। अगर सॉल्यूशन बेसिक है तो pH क्या होगी भैया? 7 से ज्यादा होगी। 7 से ज्यादा होगी, ऑप्शन देखो 1, 4, 5, 10, तो 7 से ज्यादा 10 होता है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द pH वैल्यू ऑफ 6 सॉल्यूशन A, B, C, D, E, F, ये 6 सॉल्यूशन हो गए। इनकी pH कितनी है? इसकी 0 है, इसकी कितनी है? 11, इसकी कितनी है? 6, इसकी कितनी है? 3, इसकी कितनी है? 13, और इसकी है 8। ठीक है? क्या है? 8 है। तो अब बताना है कि कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है। एसिडिक सॉल्यूशन क्या होगा? जिसकी pH 7 से कम हो। 7 से कम किसकी है? इसकी है, मतलब A होगा, इसकी है C होगा, और D होगा। तो ACD आंसर हो जाएगा ACD। बाकी क्या है? 11, 13, 8। 7 से ज्यादा है तो वे बेसिक हो गए, 7 से कम है तो एसिडिक हो गए, तो इसलिए ACD इसका आंसर हो गया। ACD क्या हो गया? आंसर हो गया। तो आंसर इसका ऑप्शन ए हो गया। क्लियर है? इतना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रेश मिल्क हैज pH। फ्रेश मिल्क है, उसकी pH क्या है? 6 है। क्या है? 6 है। When milk changes into curd, जब इस मिल्क को हम कर्ड बनाते हैं, कर्ड बनाएंगे, कर्ड क्या होती है? मोर एसिडिक। भाई कर्ड जो है खट्टी होती है ना दूध से, मोर एसिडिक देन मिल्क। यदि मोर एसिडिक है मिल्क से तो इसकी pH क्या होगी? इसकी pH कम होगी। किससे? 6 से कम होगी। तो इसका मतलब जो सॉल्यूशन है या pH जो होगी, यदि मिल्क कर्ड में चेंज हो जाए तो क्या हो जाएगी? बिकम लेस देन 6, 6 से कम हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी मिल्क की pH 6 है। अब वो दही बन गया, दही बन गया इसका मतलब ज्यादा एसिडिक हो गया। ज्यादा एसिडिक हो गया तो 6 से तो pH कम ही होगी ना बेटा, क्योंकि pH घटती है तभी तो एसिडिटी बढ़ती है। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा बेटा? बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? द pH वैल्यू ऑफ 3 एसिड्स। हमारे पास 3 एसिड हैं, A, B और 3, मतलब C। तीनों के तीनों क्या है? एसिड है। इसकी pH कितनी है? 5.0, इसकी pH कितनी है? 2.8,
इसकी पीएच कितनी है 3.5 रेस्पेक्टिवली। अरेंज दीज एसिड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ बतानी है, तो एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, यदि एसिडिक स्ट्रेंथ किसी की बढ़ रही है तो इसका मतलब उसकी पीएच क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है भाई, क्योंकि लेसर दी पीएच स्ट्रॉन्गर दी एसिड, पीएच घटेगी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, यही मैंने लिखा है यहाँ पे। तो अब हमें बताना है इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी होगी, जिसकी सबसे कम पीएच होगी। सबसे ये पीएच क्या है, बी की, तो बी होगा, ठीक है, सबसे ज्यादा एसिडिक। फिर उससे कम एसिडिक कौन होगा, उससे कम एसिडिक होगा ए होगा या सी होगा, बताओ, सी होगा। फिर उससे कम ए होगा, क्यों, सबसे ज्यादा पीएच सबसे कम एसिडिक, उससे कम पीएच ज्यादा एसिडिक, सबसे कम पीएच सबसे ज्यादा एसिडिक। तो आंसर हो गया ए सी बी, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बनाना है। तो ये क्या हो गई, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है, ऐसे एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी यदि हम ए फिर सी और फिर बी की तरफ जाते हैं। तो आंसर इसका ए हो जाएगा। क्लियर है, आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ बीकर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पीएच कितनी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाले बीकर की, 1 है। व्हाट कलर विल फुल रेंज यूनिवर्सल इंडिकेटर टर्न इफ इट इज एडेड टू बीकर। ये क्या है, एसिड है, एसिड होगा तो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा, ब्लू लिटमस को रेड कर देगा। अब देखो ऑप्शन में कहां रेड आ रहा है, रेड आ रहा है ए में, दूसरा कह रहा है ब्लू, तीसरा कह रहा है नो चेंज इन कलर, पिंक। क्या होगा, ब्लू से लिटमस रेड हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, क्योंकि एसिडिक सॉल्यूशन, और वैसे भी पीएच 1 है, इसका मतलब बहुत बेहतरीन एसिड है। क्या है, बहुत बेहतरीन एसिड है। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। क्लियर है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली केस स्टडी की बात करते हैं। केस स्टडी नंबर 4 क्या कहती है ये केस स्टडी, कि ऑक्सीडेशन हैज डैमेजिंग इफेक्ट ऑन मेटल्स एज वेल एज फूड। मतलब मेटल हो या फूड हो, ऑक्सीडेशन सबको ही बर्बाद कर रहा है, क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। और जो डैमेजिंग इफेक्ट है किसका, ऑक्सीडेशन का, ऑन मेटल इज स्टडीड एज कोरिजन, कोरिजन की तरह पढ़ा जाता है। और यदि हम फूड पे बात करें, ऑक्सीडेशन हो गया फूड का, तो उसे हम बोलते हैं रेंसिडिटी। ये हमें केस स्टडी के अकॉर्डिंग अभी तक पता चला है। आगे क्या कहता है, द फिनोमिना ड्यू टू विच मेटल्स आर स्लोली ईटन अवे बाय द रिएक्शन ऑफ एयर, वाटर एंड केमिकल्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड कोरिजन। मतलब मेटल के रिएक्शन यदि वाटर, ऑक्सीजन या मॉइस्चर के साथ हो रही है तो वो नष्ट हो जा रहा है मेटल, और उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं कोरिजन। जैसे कि एग्जांपल लें, आयरन के आर्टिकल्स हैं आर शाइनी व्हेन न्यू, मतलब आयरन की कोई भी लोहे की चीज आप लेके आओ, मान लो मार्केट से आप नई लोहे की चीज कोई लेके आए, तो आज वो चमकेगी अच्छे से, क्या होगी, शाइन करेगी। बट गेट कोटेड विद अ रेडिश ब्राउन पाउडर व्हेन लेफ्ट फॉर अ सम टाइम, मतलब कुछ समय बाद मान लो वो भीग गई थोड़ा, या नेचर में वैसे भी वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, रेडिश ब्राउन कलर की हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि रस्टिंग हो जाती है आयरन की। क्या हो जाती है, रस्टिंग। रस्टिंग मतलब जंग लग जाता है, आम भाषा में कहीं तो जंग लगना ही रस्टिंग होता है। और रेंसिडिटी क्या है, रेंसिडिटी वो प्रोसेस है जिससे स्लो ऑक्सीडेशन होता है, किसका, ऑयल का और फैट का, जो कि वोलेटाइल नेचर के होते हैं। मतलब यदि कोई ऑयली फूड है या फैटी फूड है, वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, वो रेंसिडिटी हो जाएगी। मतलब रेंसिडिटी उस फिनोमिना को बोलते हैं। रेंसिडिटी का मतलब क्या होता है, उसमें से कुछ खराब स्मेल आने लगती है, टेस्ट उसका खराब हो जाता है। प्रेजेंट इन द फूड मटेरियल्स रिजल्टिंग इन द चेंज ऑफ स्मेल एंड टेस्ट इन देम। ठीक है, तो इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको देखो एक चार्ट भी दिखा रखा है। चार्ट क्या कह रहा है ये, कि क्या क्या तरीके हैं ताकि हम रेंसिडिटी को प्रिवेंट कर सके। पहला, वैक्यूम पैकिंग कर दो, मतलब ऑक्सीजन को हटा दो किसी तरीके से, तब पैक कर दो सामान को। या दूसरा, इनर्ट गैस का यूज करो, जैसे नाइट्रोजन गैस का यूज कर लेते हैं, या और इनर्ट गैस का भी यूज कर सकते हैं। तीसरा कह रहा है कि एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज कर लो आप। अगला कहता है कि स्टोरिंग इन डार्क प्लेस, मतलब लाइट में मत रखो, खुले में मत रखो, अच्छे से पैक करके डार्क प्लेस में रखो। अगला कह रहा है कि फ्रिज में रख दो। क्या रख दो, फ्रिज में रख दो। जैसे कि हम खाना फ्रिज में रख देते हैं ना भाई, हमारा कोई मान लो रात को खाना बच गया थोड़ा, तो उसे फ्रिज में रख देंगे, फ्रिज में रख देंगे ताकि वो खराब ना हो।
क्लियर है बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आता है अपने पास इससे ऊपर, क्या रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स? हाँ, एंटीऑक्सीडेंट से भी हो सकता है। और दूसरा, फूड को पैक कर दें यदि नाइट्रोजन गैस में, तब भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो बोथ ए एंड बी। एंटीऑक्सीडेंट्स ऐड करते हैं जनरली फूड को प्रिजर्व करने के लिए। दूसरा, नाइट्रोजन गैस फिल करते हैं। जैसे आपने देखा वो चिप्स के पैकेट्स होते हैं, उनके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है। क्यों की जाती है? ताकि वो खराब ना हो, ऑक्सीडाइज्ड ना हो, रेंसिड ना हो, इसलिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। क्लियर है बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कॉम्बिनेशन ऑफ फॉस्फोरस विद ऑक्सीजन। फॉस्फोरस ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन हो रहा है, कॉम्बिनेशन हो रहा है। यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है फॉस्फोरस में तो क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा बेटा। ऑक्सीडेशन क्या होता है? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन जुड़ रही है फॉस्फोरस में तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। तो आंसर आपका ए हो गया। क्लियर है बेटा? इस तरीके से होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ स्टूडेंट रोड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रेंसिडिटी। एक स्टूडेंट है, उसने कुछ स्टेटमेंट लिखे हैं रेंसिडिटी के बारे में। ठीक है, मान लीजिए आप हैं, आप लिख रहे हैं रेंसिडिटी के बारे में एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं। तो क्या लिख रहे हैं आप? व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर रिड्यूस्ड दे बिकम रेंसिड। जब फैट और ऑयल रिड्यूस हो जाते हैं तो वो रेंसिड हो जाते हैं। ये बच्चे ने गलत लिख दिया। क्यों? जब वो ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तब वो रेंसिड होते हैं, रिड्यूस होते हैं तब वो उन्हें रेंसिड नहीं बोलते। इन चिप्स पैकेट रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय ऑक्सीजन। भाई ये कह रहा है कि ऑक्सीजन ऐड कर दो और चिप्स का पैकेट रेंसिड नहीं होगा। भाई ये तो खुद ही न्योता दे रहा है कि खराब हो जाए सामान, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। अगला, रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। ये बात सही है, एंटीऑक्सीडेंट्स मिलाकर हम रेंसिडिटी से बचाव कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया? थर्ड हो गया। तो ओनली थर्ड वाला ऑप्शन क्या हो गया अपना? करेक्ट हो गया। तो आंसर सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? टू स्टेटमेंट्स आर गिवन बिलो। दो स्टेटमेंट आपको दिए हैं रिगार्डिंग रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग हो रही है, यानी आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर Fp बना रहा है और साथ ही साथ 6O2 नेगेटिव बना रहा है। तो क्या कहते हैं दूसरा स्टेटमेंट? द मेटेलिक आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fp2 पॉजिटिव। मेटेलिक आयरन यानी ऑक्सीडाइज हो गया Fp2 पॉजिटिव में। पर ऐसा तो नहीं हो रहा है, ये तो भाई Fp3 में जा रहा है। तो ये वाली बात तो गलत है। और ऑक्सीजन रिड्यूस हो गया। तो पहले वाला स्टेटमेंट तो सही है, दूसरे वाला स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा बेटा? ए हो जाएगा, क्योंकि पहले वाली रिएक्शन तो हो रही है लेकिन दूसरे वाला तो सही बात नहीं है, Fp2 पॉजिटिव में नहीं Fp3 पॉजिटिव में जाना है। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। तो आंसर ए हो गया। ठीक है बेटा? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which of the following measures can be adopted to prevent or slow down रेंसिडिटी। रेंसिडिटी को बचाने के लिए, रेंसिडिटी से बचाने के लिए या रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं? कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, पढ़ते हैं। पहला, फूड मटेरियल शुड बी पैक्ड इन एयर टाइट कंटेनर। बिल्कुल सही, एयर टाइट कंटेनर में रखोगे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कम से कम होगी, कम से कम फूड खराब होगा। दूसरा, फूड शुड बी रेफ्रिजरेटेड, मतलब खाने को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। ये भी सही बात है बिल्कुल। तीसरी बात, फूड मटेरियल्स एंड कुक्ड फूड शुड बी केप्ट अवे फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट। ये भी बात सही है, डायरेक्ट सनलाइट में भी नहीं रखना चाहिए खाने को। तो तीनों की तीनों बात सही है, तीनों की तीनों बात सही है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है। तो आंसर हो गया डी। क्या हो गया आंसर? डी हो गया बेटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास केस स्टडी आती है 5th नंबर की। 5th नंबर की केस स्टडी देखते हैं क्या कह रही है। ये कहती है कि द प्राइमरी रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ टॉक्सिक फॉर्म्स इज हाई फोस्फेट कंटेन इन द वेस्ट वाटर। मतलब हम देखते हैं ना जनरली फॉर्म्स इकट्ठी हो जाती है। फॉर्म मतलब ये झाग से इकट्ठे हो जाते हैं, किसके अंदर? यमुना के अंदर ज्यादातर आमतौर पर पाया जाता है। क्यों होता है? क्योंकि फोस्फेट कंटेंट्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट हो जाता है किसके अंदर? वेस्ट वाटर के अंदर। क्यों? क्योंकि डिटर्जेंट्स यूज हुए हैं जो डाइंग में, इंडस्ट्री में, धोबी यूज कर रहे हैं, धोबी घाट पर या घरों में भी यूज कर रहे हैं, वो सब के सब कहाँ जा रहे हैं? रिवर के अंदर जा रहे हैं। और रिवर के अंदर जा रहे हैं तो रिवर के अंदर ये व्हाइट कलर की फॉर्म क्रिएट हो जा रही है जो कि टॉक्सिक है बहुत ज्यादा। तो यमुना का पॉपुलेशन लेवल इज सो बैड दैट पार्ट्स ऑफ इट हैव बीन लेबल्ड एज डेड। मतलब कुछ हिस्से उसके ऐसे हैं जो डेड घोषित कर दिए, मतलब इतना बेकार है कि वहां पे कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है। एज देयर इज नो ऑक्सीजन इन इट फॉर एक्वेटिक लाइफ टू सर्वाइव। मतलब कोई मछली,
कोई जो पानी में रहने वाले जीव होते हैं ना, उनके लिए ये जो वाटर है बिल्कुल एकदम डेड हो चुका है, मतलब वो वहाँ पे सर्वाइव बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि टॉक्सिक एनवायरनमेंट बन चुका है उनके लिए, वहाँ पे टॉक्सिक फॉर्म बन चुकी है। इस कारण से ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है तो कैसे जिएगा कोई भी एक्वेटिक लाइफ, तो इसलिए वहाँ पे नहीं है। ये हमें इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन इसके ऊपर क्या क्या पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, predict the pH value of the water for of river Yamuna if the reason for fourth is high content of detergent। यदि डिटर्जेंट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब डिटर्जेंट कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं। क्या होते हैं, बेसिक, और बेसिक भी होते हैं हाईली बेसिक होते हैं। हाईली बेसिक होंगे तो पीएच कितनी होगी, 7 से तो ज्यादा होगी और हाई होगी, ये तो बेसिक के लिए हो गई। एंड पीएच इज वेरी हाई, हाई है। ऑप्शन देखो, अब पहले में 10 से 11, 5 से 7, 2 से 5, 7, तो आंसर हो गया ए। पीएच 7 से ज्यादा है और पीएच हाई है, तो आंसर हो गया ए। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है बेटा, इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द वेस्ट वाटर फॉर द वाटर विद डिटर्जेंट डिजोल्व इन इट। मतलब वाटर डिजोल्व है डिटर्जेंट में, तो उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या लो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन या हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। भाई हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन कम है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर के अंदर डिटर्जेंट प्रेजेंट है, और डिटर्जेंट कैसे होते हैं, बेसिक। यदि डिटर्जेंट बेसिक है तो H नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन तो ज्यादा होगी, तो ये तो सही नहीं है। दूसरा, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कंसंट्रेशन OH नेगेटिव आयन की ज्यादा होगी, H3O पॉजिटिव यानी हाइड्रोनियम आयन की कम होगी। तीसरा क्या है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन एज वेल एज हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ये भी गलत है। भाई OH की तो ज्यादा है नेगेटिव की, लेकिन H पॉजिटिव की ज्यादा थोड़े हैं, यानी H3O पॉजिटिव की ज्यादा कैसे हो गई। अगला कह रहा है इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोनियम आयन, ये भी गलती है। बराबर कंसंट्रेशन हो जाएगी तो सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा। भाई न्यूट्रल हो जाएगा तो डिटर्जेंट फायदा क्या है फिर, जब न्यूट्रल ही होगा सॉल्यूशन। तो आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द टेबल प्रोवाइड्स द पीएच वैल्यू ऑफ 4 सॉल्यूशन, पी क्यू आर एस 4 सॉल्यूशन है, उनकी हमें पीएच वैल्यू दे रखी है इस तरीके से 2, 9, 5, 11। तो हमें बताना है कि सॉल्यूशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन, हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन को इंक्रीज होगी। कब इंक्रीज होगी, यदि पीएच घटेगी। भाई पीएच कम से कम होगी तभी तो एसिडिक ज्यादा होगा, ज्यादा एसिडिक होगा इसका मतलब ज्यादा H पॉजिटिव आयन होगी, तो पीएच वैल्यू सबसे कम होगी तो ज्यादा है H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो सबसे पहले देखो, जिसकी सबसे ज्यादा पीएच वो सबसे कम H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन यानी S हो गया, उससे ज्यादा क्या हो गया, उससे ज्यादा Q हो गया, उससे ज्यादा R हो गया, उससे ज्यादा P हो गया। अब देखो SQRP, पहले वाला नहीं है भाई, ये नहीं है, दूसरे वाला ये भी नहीं है, P ज्यादा है सबसे ज्यादा, इसमें SQR है, यहाँ पे P मिसिंग है, तो ये वाला आंसर ही होगा। लास्ट वाला भी नहीं होगा, SPQR, तो ये वाला हो गया, तो आंसर इसका C हो जाएगा। ठीक है बेटा, आंसर इसका C हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाई कंटेंट ऑफ फोस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू, मतलब बहुत ज्यादा कंटेंट प्रेजेंट हो किसका, फोस्फेट का, यदि यमुना की रिवर में, तो उससे क्या होगा। तो दी हाई कंटेंट ऑफ फोस्फेट आयन इन रिवर यमुना में लीड टू, क्या होगा, उससे डिक्रीज हो जाएगा ऑक्सीजन का लेवल या इंक्रीज हो जाएगी ग्रोथ ऑफ एल्गी, या फिर दूसरा क्या है, डिक्रीज लेवल ऑफ डिजोल्व्ड ऑक्सीजन एंड नो इफेक्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ एल्गी। तीसरा क्या है, इंक्रीज लेवल ऑफ ऑक्सीजन, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन एंड इंक्रीज ग्रोथ ऑफ एल्गी, ये भी नहीं है भाई। दूसरा, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन तो घट रही है लेकिन इफेक्ट नहीं होता है एल्गी पे, ये भाई गलत है। तीसरा, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ जाती है, डिजोल्व्ड ऑक्सीजन बढ़ गई तो भाई एक्वेटिक लाइफ को दिक्कत क्यों आ रही है, ये भी गलत है। लास्ट, ऑक्सीजन भी घटती है, ग्रोथ भी घटती है, तो ये भी गलत है। तो आंसर इसका ए होगा, केवल और केवल क्या होगा, आंसर ए होगा। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ अ सैंपल ऑफ वाटर कंटेनिंग डिटर्जेंट इज प्रोवाइडेड टू यू, यदि आपको कोई वाटर का सैंपल दिया है जिसके अंदर क्या है, डिटर्जेंट प्रेजेंट है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड यू विल अडॉप्ट टू न्यूट्रलाइज इट,
आपको उसे न्यूट्रलाइज करना है, डिटर्जेंट उसके अंदर प्रेजेंट है, तो कौन सा मेथड आप यूज करेंगे? डिटर्जेंट क्या होता है, अब बेसिक होता है, तो बेस को यदि न्यूट्रलाइज करना है तो क्या ऐड करेंगे? एसिड ऐड करेंगे। देखो ऑप्शंस में, ट्रीटिंग दी वाटर विद बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या है, वो भी एक बेस है, तो ये ऐड नहीं करेंगे। दूसरा विनेगर, एक एसिड है, इसे ऐड कर सकते हैं। तीसरा कॉस्टिक सोडा, ये भी भाई बेस है। अगला वाटर को वॉशिंग सोडा के साथ, ये भी बेस है, तो इसे भी नहीं कर सकते। तो आंसर इसका केवल और केवल बी हो जाएगा, यानी विनेगर यानी एसिटिक एसिड CH3COOH को हम ऐड कर सकते हैं, यानी विनेगर को। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? न्यूट्रलाइज, क्योंकि एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं तभी तो न्यूट्रलाइज होता है कोई चीज। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आई होप आपको जो है केस स्टडी वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक है बेटा, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच। सो फाइनली आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि केस बेस्ड स्टडीज क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, अप्रोच क्या रखनी है, दिमाग में क्या रखना है, क्या वे होना चाहिए। लेकिन अगर आप लोग सोच रहे हैं सिर्फ खेल यहीं तक था, तो नहीं, क्योंकि ये मैथ्स के साथ भी हम लोगों ने इस तरीके की वीडियोस अपलोड की है। बिल्कुल फ्रेश क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल न्यू पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस हैं। एसएसटी के साथ भी ऐसा ही है, तो उनकी प्लेलिस्ट कहां मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में। और इसके बाद क्या होने वाला है? अगला चैप्टर। तो मिलता हूं आप लोगों से अगले चैप्टर में। इससे पहले वाले जितने भी चैप्टर्स हैं उनके एमसीक्यूज अपलोड हो चुके हैं, अगले वाले के भी हो चुके हैं। मिलेंगे कहां? प्लेलिस्ट में। तो जल्दी से जाइए डिस्क्रिप्शन में, चेक करिए प्लेलिस्ट। मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें।